तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ, जंजाल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विकास नगर, जहाँ आज सूर्य की किरणों के साथ साथ ही एक सनसनी ने भी प्रवेश किया था। अरे ये क्या, इस कुएं में तो कोई जलीय बेल लबालब भरी हुई है। इस जलीय बेल ने कुएं का सारा पानी सोखकर कुएं को सुखा दिया है। यह कुआं तो बेलों से भरा हुआ है। इस कुएं का भी यही हाल है। अपने गांव का हर कुआं रहस्यमयी बेलों से भर गया है। वे रहस्यमयी बेलें सिर्फ राज्य के कुएं में ही नहीं बल्कि जल के हर स्रोत में मौजूद थी। ओफ, जिस तालाब को भी देखो उसमें बेल भरी पड़ी है। राज्य की नदियों नालों में भी इन बेलों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि महारानी जी की कल देर रात तक इन बेलों को कोई नामो निशान नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह है महारानी जी कि कल देर रात तक इन बैलों का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। इस विषय में हम बाद में सोचेंगे प्रबंध मंत्री। पहले आप तुरंत ही उन बैलों को कुओं और जल स्रोतों से निकलवाने का प्रबंध करो, नहीं तो झुलसती गर्मी की इस ऋतु में पानी के अभाव से राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तुरंत ही प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में सैनिक का एक विशेष दस्ता उन बैलों को नष्ट करने निकल पड़ा। लेकिन उस दस्ते में शामिल एक भी सैनिक नहीं जानता था कि उन रहस्यमयी बैलों को नष्ट करने के चक्कर में खुद उनके नष्ट होने की नौबत आ जाएगी। अरे ओह, इन बैलों ने तो हमें जकड़ लिया। चिंता मत करो, हम अभी इन्हें काट देते हैं। ओह, बैलों को काटने के लिए आगे बढ़े सैनिक भी बैलों के शिकंजे में फंस कर रह गए। अब सभी की जानें मौत के शिकंजे में फंसने जा रही थी। आह बचाओ, आह। मौत का वह शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा था कि अचानक राज्य के जल स्रोतों में फैलने वाली ये जल बेलें रहस्यमयी हैं, ये तो सुना था, लेकिन ये नरभक्षी भी होगी ऐसा ना सोचा था। दूर हटो इन नरभक्षी बैलों से, कोई इनके पास नहीं आएगा। ओह, ये तो खुद मेरे पास आ गई। इनसे संभल कर ही इन पर प्रहार करते रहना होगा। भोकाल जल्दी ही उनकी पहुंच से दूर हो चुका था। आपने सही समय पर हमें बचा लिया महाबली। इन हत्यारी बैलों को अब हम क्या करें महाबली। फिलहाल कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी उन बैलों को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा, बैल उन पर पलटकर हमला कर देगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा महाबली। ऐसे तो हम पानी की एक एक बूंद के मोहताज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक ही रात में इन नरभक्षी बैलों का इस तरह पूरे राज्य में फैलना अचानक और संयोग से नहीं हो सकता। यह किसी का षड्यंत्र है। मुझे इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना है और उसे उखाड़ फेंकना है। भोकाल को जिसकी तलाश थी वह उससे ज़्यादा दूर नहीं था। इस राज्य का मात्र यह भाग मेरी बैलों के प्रकोप से अछूता है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो इस भाग के जल स्रोतों में भी बैलें आ जाएगी। उसके हाथों से निकलकर ढेर सारी बैलें जैसे ही पानी के संपर्क में आईं, वैसे ही वे जंगल में लगी आग की तेजी से सारे पानी को अपनी चपेट में लेती चली गई। जोरदार ठहाका लगाया उस शैतान ने। अब विकासनगर राज्य का यह भाग भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। विकासनगर पानी के लिए नहीं, तू मौत के लिए तरसेगा दरिंदे। धड़ाक। भोकाल तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। तू मुझे मारेगा कीड़े। बेलराज को, ओफ, इसका शरीर विशाल होने के साथ साथ भयंकर भी हो गया है। इसके सारे शरीर पर उगी भयंकर बेलें मुझे पकड़ लेने को तत्पर है। मुझे इनसे बचे रहना होगा। ओफ। भोकाल ने बचने के लिए तेजी तो दिखाई, लेकिन बेलराज के शरीर से लहराई बेलें उससे कई अधिक तेज निकली। फलस्वरूप ओह, बेलों ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा देर तक जकड़े नहीं रह सकते। ओह, इन बैलों ने तो मेरा लहू चूसना आरंभ कर दिया है। अब मैं साधारण शक्ति से इन्हें तोड़ते रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। इन्हें समाप्त करने के लिए मुझे अपनी दिव्य शक्ति प्राप्त करनी होगी। भोकाल, अब ये ना मुझे पकड़े रख सकती है और ना बैलराज के शरीर को। खूब बचा कीड़े, लेकिन तू मेरी बैलों को अपने लहू का स्वाद चखने से नहीं रोक सकता। तेरी ये बेलें मेरे लहू का नहीं, ये धरा तेरे लहू का स्वाद चखेगी।
बेलराज का धड़ दो टुकड़ों में बंटकर नीचे गिरा। लेकिन मार दिया, तूने मुझे मार दिया कीड़े, मेरे लहू का स्वाद चखा दिया धरा को। परंतु ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। मेरा लहू इस राज्य में बेलों का ऐसा तांडव मचाएगा जिसे तू कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। ओह! भोकाल के देखते देखते बेलराज का सारा शरीर लहू में बदलकर जमीन में समा गया। जल्दी ही नरभक्षी बेलों का प्रकोप एक नए रूप में विकासनगर वासियों के सामने आया। ओह! बचाओ! बचाव के लिए भोकाल तुरंत ही आ पहुंचा। ओफ! ये नरभक्षी बेलें अब धरा को फाड़ कर निकलने लगी। अब तक तो ये मात्र जल में ही प्रभावशाली थी। एक क्षण ये मैं क्या व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ। धरा के नीचे भी तो जल का भंडार है। यह सब बेलराज के उस लहू के कारण हो रहा है जो मेरी आंखों के सामने धरा में समा गया था। उसके लहू ने धरा के नीचे उपस्थित जल में नरभक्षी बेलों को जन्म दिया है। ओह महाबली, ये कैसे विचित्र संकट ने राज्य को घेर लिया है। मैं अभी तक इस नरभक्षी बेल रूपी समस्या का कोई भी निदान नहीं खोज पाया हूँ और ना कभी खोज पाओगे, क्योंकि संयोग से इस समस्या का निदान हमारे पास है। आपके पास? आप कौन हैं? ऋषि चालुक्य हैं हम, और हमें यह बताते हुए अत्यंत अफसोस का अनुभव हो रहा है कि हमारे भाई के कारण यह राज्य एक भयानक आपदा सह रहा है। ये विपदा आपके भाई के कारण आई है? हाँ, बेलराज नामक वह शैतान हमारा ही जुड़वा भाई था। जुड़वा होने के बाद भी प्रकृति ने हमें एक दूसरे के एकदम विपरीत बनाया था। जहाँ वह शैतानी प्रवृत्ति का था, वहीं हम पुण्य कार्य करने में विश्वास रखते थे। हम उसकी शैतानी शक्तियों की काट थे। यही कारण है कि जब बेलराज ने महाशैतान को प्रसन्न करके अपने लहू से नरभक्षी बैलों को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की, तो उन्हें नष्ट करने की शक्ति स्वयं ही हमारे रक्त में आ गई। इसलिए जहाँ बेलराज का रक्त नरभक्षी बैलों की उत्पत्ति कर सकता है, वहीं हमारा रक्त इन बैलों का नाश कर सकता है। ऋषि चालुक्य के रक्त की बूंदें जैसे ही एक नरभक्षी बैल पर गिरी, वैसे ही भस्म होती चली गई वह बैल। ओह! रानी मोहिनी तुरंत ही विनती कर उठी, आप हमारे राज्य के लिए ईश्वर बनकर आए हैं महर्षि। अब आप ही हमारे राज्य को इन नरभक्षी बैलों से बचाकर यहाँ के निवासियों को नया जीवन दे सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपने रक्त की एक एक बूंद को अपने शरीर से निकाल कर अपने जीवन का अंत करना होगा। अब ऐसा हम तब करेंगे जब हमारी एक अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। आप अपनी इच्छा बताइए मान्यवर, हम अपनी प्रजा को बचाने के लिए आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं मानवता की भलाई में अपने जीवन की आहुति देने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार के उन सदस्यों से मिल सकूँ जो जंजाल में कैद है। ये जंजाल क्या है? जंजाल उस तिलिस्म का नाम है जिसे हमारे दुष्ट भाई बेलराज ने इसलिए निर्मित किया ताकि वह उसमें हमारे परिवार को कैद करके रख सके और हमें मजबूर कर सके कि हम उसके किसी भी शैतानी कार्य को ना काट सके। जंजाल में कैद अपने परिवार की सलामती के लिए हमने कभी भी उसके विरुद्ध जाने का प्रयत्न नहीं किया। हमें आशा थी कि अगर हम उसकी बात मानते रहे तो वह एक न एक दिन हमें हमारे परिवार से अवश्य ही मिलवा देगा, परंतु अब उसकी मृत्यु के पश्चात अपने परिवार से मिलने की हमारी इच्छा छिन्न भिन्न हो चुकी है। अपनी इच्छा को अपने सीने में संजो कर रखिए ऋषिवर, छिन्न भिन्न मत होने दीजिए उसे, क्योंकि भोकाल आपकी इस इच्छा को पूरी करेगा। भोकाल आपके परिवार को जंजाल से निकाल कर लाएगा। आप बस मुझे जंजाल का पता बताइए। जंजाल के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भोकाल एक पल भी वहां नहीं रुका रहा। रुकता भी तो कैसे, उसे विकासनगर को तबाह होने से जो बचाना था। लेकिन काश वह नीचे मौजूद उस दृश्य को देख लेता तो उसे यह समझते तनिक भी देर नहीं लगती कि वह एक भयानक षड्यंत्र में फंस गया है, क्योंकि विकासनगर को बचाने के लिए वह जिसकी इच्छा पूरी करने जा रहा था वह और कोई नहीं बल्कि था गुणिक ऋषि चालुक्य के वेश में। तुम षड्यंत्रकारी गुणिक हो। ठीक पहचाना तूने, मुझे ठीक पहचाना रानी मोहिनी, गुणिक ही हूँ मैं, जो तलवार की मार से नहीं दिमाग की धार से काम लेता है। उसी दिमाग की धार से मैंने आज ना मात्र अपने सबसे बड़े शत्रु भोकाल को ऐसी जगह भेज दिया जहां से वह 7 जन्म के पश्चात भी वापस नहीं लौट सकता, बल्कि समस्त विकास नगर को ऐसे कगार पर भी खड़ा कर दिया है जहां से वह चुटकी बजाते ही काल के गाल में चला जाएगा। आज मैं पूरी तसल्ली से अपनी इस
चोटी में गांठ लगाने की अपनी सौगंध पूरी कर सकता हूँ। एक दिन तेरी यह चोटी भोकाल के हाथों कटी थी दुष्ट, आज मेरे हाथों कटेगी। रानी मोहिनी खंजर लेकर गुणिक की तरफ लपकी जरूर, लेकिन बीच में आई एक बेल ने उसे गुणिक तक पहुंचने नहीं दिया। ओह, और अभी रानी मोहिनी संभली भी नहीं थी कि खतरनाक नरभक्षी बैलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसी के साथ उस दिमाग के जादूगर के कंठ से गूंजा वह ठहाका, ये नरभक्षी बेलें बेलराज के नहीं, मेरे इशारे पर नाचती है। वह तो मेरा एक मोहरा था जिसे यह मौत की शतरंज बिछाने के लिए मैंने प्रयोग किया। मैंने अपनी उत्कृष्ट बुद्धि का प्रयोग करके वनों में मौजूद एक राक्षस बेलराज से यह अद्भुत मणि प्राप्त की, जिसके बल पर नरभक्षी बेलों को नियंत्रित किया जा सकता था और साथ ही बेलराज जैसे अद्भुत और विध्वंसकारी राक्षस को अपने काबू में किया जा सकता था। और तभी मैंने भोकाल से बदला लेने की योजना बना ली और उसे अपने पुरखों द्वारा निर्मित जंजाल नामक उस तिलिस्म में भेज दिया, जहाँ हर तरफ मौत ही मौत है। चाहूँ तो इन नरभक्षी बेलों को आदेश देकर तेरे शरीर का सारा मांस नोचवा लूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू भोकाल का शव देखकर ही अपने प्राण त्यागे। ओह तिलिस्मी मानसिक तरंगे मेरे मस्तिष्क से आ टकराई। इसका तात्पर्य भोकाल जंजाल तक पहुंच गया है। अच्छा है, अब ये तिलिस्मी मानसिक तरंगे जंजाल के हर पल भोकाल की स्थिति का पता मुझे देती रहेगी। इनका संपर्क अब मुझसे भोकाल की मृत्यु के पश्चात ही टूटेगा। कदम कदम पर उपस्थित मौत से भोकाल अपने आप को ज़्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकता। सचमुच जंजाल के सामने खड़ा था भोकाल। यहीं से आरंभ होता है जंजाल नामक यह तिलिस्म। सामने मकड़ी के जालों से उलझा विशाल द्वार नजर आ रहा है। उसमें कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। निश्चय ही जंजाल के अंदर जाने का तो एक ही रास्ता होगा। कहीं ऐसा न हो मैं किसी गलत रास्ते में घुस जाऊं और फिर जीवन भर इस तिलिस्म में ही भटकता रहूं। ओह, अचानक उस चीख ने भोकाल का ध्यान भटकाया और उसे दिखाई दिया वह लोमहर्षक दृश्य। ओह, उस विशाल मकड़ी के जाले में तो एक वृद्ध फंसा नजर आ रहा है, जिसे एक विशाल मकड़ी लील जाने के लिए प्रयत्नशील है। मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उस वृद्ध को। बेहद तेजी से मकड़ी के जाले पर चढ़ता हुआ भोकाल उस वृद्ध के पास जा पहुंचा। अब मैं इस वृद्ध को आराम से बचा लूंगा। ओह नहीं नहीं, वृद्ध का शरीर भी एकाएक विशाल मकड़ी में बदल रहा है। ओह, इसका मतलब मैं तिलिस्मी चाल में फंस गया। भोकाल समझ चुका था कि वह किसी मुसीबत ज़दा को बचाने की उसकी प्रवृत्ति ने आज उसे फंसा दिया था। लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो दोनों विशाल मकड़ियाँ के शिकंजे उसके शरीर पर फंसे हुए थे और उसे खींचकर वहाँ ले जा रहे थे जहाँ मौजूद था उस तिलिस्म का प्रवेश द्वार, जो कहलाता था जंजाल। और यह बात भोकाल को जल्दी ही पता चल गई। ओह, मुझे यहाँ लाते ही दोनों मकड़ियाँ के शरीर स्वयं ही विस्फोट के साथ फट गए। लेकिन यह स्थान कौन सा है जहाँ ये मकड़ियाँ मुझे लेकर पहुँची है। निश्चय ही यह तिलिस्म है और इस तिलिस्म में मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ओह, पहले कदम पर ही भोकाल का खतरे से सामना हो गया और भोकाल को संभलने का मौका ही ना मिला। मैं किसी अत्यंत गहरे और अंधकार से भरे कूप में गिरता जा रहा हूँ। मुझे अपनी ढाल की सहायता से उड़कर स्वयं को बचाना चाहिए। और यह क्या, मैं ढाल की सहायता से उड़ नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब इस जंजाल में मेरी उड़ने की शक्तियाँ काम नहीं कर रही। लेकिन अब मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर बचूंगा कैसे। एक उपाय है। अब मेरे काम ढाल नहीं तलवार आएगी, जिसे मैं इस कूप की दीवार पर गड़ा दूंगा। इतनी गति से यह तलवार दीवार में धंस कर मुझे रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन दीवार को काटती हुई इस तरह नीचे जाएगी कि मेरी गिरने की गति कम हो जाए और मैं नीचे की कठोर ज़मीन तक आराम से पहुंच जाऊं। अपनी बुद्धि और तलवार की सहायता से भोकाल सुरक्षित नीचे की ज़मीन पर पहुंच गया था। लेकिन जल्द ही भोकाल को पता चल गया था कि वह वहां सुरक्षित नहीं था। ओफ ओफ, ये क्या, जिसने मुझ पर इतना तीव्र प्रहार किया। जबकि ठीक उसी समय विकासनगर में ये मानसिक संकेत बता रहे हैं कि भोकाल जंजाल के अंदर पहले चरण के सामने मौजूद है। और मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि जंजाल में भोकाल का यह पहला चरण आखिरी चरण साबित होगा। गुणिक दुष्ट अपनी उन बैलों को रोक ले
जो बेरहमी से सैनिकों का लहू चूसने में लगी है। आह मूर्ख रानी, बीच में पड़कर मेरे आनंद की बाधक मत बन। इन बेलों को अपना कार्य करने दे और मुझे आनंद लेने दे उन पीड़ा भरी तरंगों का जो भोकाल के शरीर में होती पीड़ा से उत्पन्न हो रही है। भोकाल का शरीर सचमुच पीड़ा से भरा हुआ था। उस विशाल हाथ की बदौलत जिसने भोकाल को अपने शिकंजे में दबा रखा था, ओफ, अचानक यहाँ प्रकट हुए इस विशाल हाथ ने मुझ पर वार करके मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। मेरा कचूमर निकालना चाहता है। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा। धन्यवाद।